एक सेकेंड नहीं صارت أفكاري اللي بسبب ये केबल इंटर नहीं किया कर अच्छा जी, कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है? सबसे पहले तो आपको इस चीज़ का क्लियर हो जाना चाहिए कि इंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन में क्या फ़र्क होता है। यहाँ पे आप अगर कमांड देखते हैं, ये कमांड है, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ इंटीजर x, तो इसको हम कहते हैं ये एक इंस्ट्रक्शन है। क्या है? आपके एक प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस होती हैं। क्या होती हैं? ये मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस जब इकट्ठी होती हैं तो हमारे पास एक प्रोग्राम बनता है। अब मेरे पास एक वेरिएबल है या उसके साथ मैं प्लस माइनस या दूसरे वेरिएबल के साथ इन दोनों के दरमियान कोई ऑपरेशन कर रहा हूँ या मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड ऑपरेटर। और ये x और y आर कॉल्ड x एंड y ऑपरेटर। अब यहाँ पे इन्होंने कंडीशनल इंस्ट्रक्शन नहीं लिखा, इन्होंने कहा कंडीशनल ऑपरेटर, एक ऐसा ऑपरेटर जिसको कंडीशन के तौर पे यूज़ किया जाता है। जैसे यहाँ पे इन्हें कह दिया आप एक्सप्रेशन देते हैं, एक्सप्रेशन का मतलब ये एक ऐसी कमांड, एक्सप्रेशन क्या होती है बेसिकली देखें, अगर मैं कहता हूँ x प्लस वाई, दिस इज एन एक्सप्रेशन, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 4, ये एक एक्सप्रेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? अब एक्सप्रेशन का जवाब, इस एक्सप्रेशन का जवाब मैथमेटिकली आ रहा है। कल हमने एक एक्सप्रेशन की थी कि मार्क्स अगर 90 से बड़े हैं, ये एक एक्सप्रेशन है। मैंने एक एग्जांपल की थी कि मार्क्स अगर 90 से छोटे हैं और मार्क्स 80 से बड़े हैं, ठीक है, तो इस पूरी एक्सप्रेशन का जवाब क्या आएगा? इनमें से इन दोनों को कंबाइन करके या ट्रू आंसर आएगा या फॉल्स आएगा। ये एक ऐसी एक्सप्रेशन है जिसका आंसर ट्रू या फॉल्स आएगा, इसको हम लॉजिकल एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं? लॉजिकल एक्सप्रेशन। तो इस कंडीशनल ऑपरेटर में आपके पास जो एक्सप्रेशन होती है वो यूजुअली लॉजिकल होती है। C++ आपको एक और ऑप्शन भी देता है कि आपके पास अगर मैं कहता हूँ इंटीजर x इज इक्वल टू 5, तो ये x इज इटसेल्फ एन एक्सप्रेशन इन C++। क्यों मैं ये कह रहा हूँ लॉजिकल एक्सप्रेशन? क्योंकि C में मैंने आपको बताया था कि एनीथिंग दैट इज इक्वल टू 0 कैन बी कंसिडर्ड एज फॉल्स। तो अगर मैं ये कहता हूँ इंटीजर x इज इक्वल टू 5 और मेरे पास एक्सप्रेशन है x माइनस 5, अब इसकी x की वैल्यू क्या है? 5। तो x माइनस 5 क्या आएगा हमारे पास? 0 आएगा ना। तो अगर इसको मैं किसी कंडीशन में लिखता हूँ तो कंपाइलर इसको कंसिडर करेगा फॉल्स, तो वो इसके साथ वाली स्टेटमेंट छोड़ के एल्स में जाके उसको रन करेगा। बात की समझ आ रही है? कोई है जिसको नहीं समझ आ रहा? इस बात की समझ नहीं आई? देखिए आपके पास एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन की टाइप्स हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, लॉजिकल है। मैथमेटिकल आपको पता है क्या होती हैं, मैथ्स वो हो रहे हैं। अगर मैं कहता हूँ लॉजिकल एक्सप्रेशन एक ऐसी एक्सप्रेशन होगी कि जिसका जवाब या ट्रू होगा या फॉल्स होगा। इफ़ के अंदर हम हमेशा लॉजिकल एक्सप्रेशन डालते हैं, ठीक है। इसके ट्रू फॉल्स की बेस पे इसने अगली लाइन चलानी होती है या नहीं चलानी होती। अब अगर C++ के अंदर ये एक ट्रिक होती है कि अगर आपके पास एक इंटीजर है x, उसकी वैल्यू मैंने रख दी लेट्स सपोज 3, और मैं कहता हूँ x माइनस 3 और इसको मैंने इफ़ में डाल दिया, तो ये है तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, लेकिन इसका जवाब अगर मेरे पास 0 आ रहा है और मैंने इफ़ के अंदर इसको लगा दिया जहाँ पे मुझे प्लस ये ट्रू या फॉल्स चाहिए, तो ये 0 और नॉन ज़ीरो की बेसिस पे ट्रू फॉल्स कैलकुलेट करना शुरू कर देगा। मतलब x माइनस 3, x की वैल्यू 3 और x माइनस 3 का जवाब हमारे पास क्या है? 0। तो ये कंसिडर करके ये फॉल्स है। अगर मैं ये कहता हूँ इफ़ x माइनस 1,
x की वैल्यू 3 है, तो अब 2 आ रहा है ना आंसर, विच इज़ नॉन ज़ीरो, तो ये इसको ट्रू कंसिडर करके आगे चला जाएगा। तो C++ के अंदर थोड़ा सा ये एक ऐसी चीज़ आ जाती है जो कि और लैंग्वेजेस के अंदर नहीं है। तो ये जो हमारे पास कंडीशनल ऑपरेटर है, ये कहते हैं कि आप कोई भी ऐसा एक एक्सप्रेशन लिखें जो या ट्रू होगी या फॉल्स होगी। ये इधर उस एक्सप्रेशन को लॉजिकल में कंसिडर कर लेगा। अगर आपने मैथमेटिकल लिख दिया तो ज़ीरो नॉन ज़ीरो को देखेगा। उसके बाद आप लगाते हैं क्वेश्चन मार्क। अगर ये कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है, तो इसके बाद जो आपने कोई भी स्टेटमेंट लिखी है वो रन करेगी। अदरवाइज अगर फॉल्स है तो ये स्टेटमेंट रन करेगी। तो अगर मैं आपको ये कहता हूँ इफ़ लेट्स सपोज x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3, मैं वो प्रोग्राम बनाया था ना x इज लेस देन y, कौन सा ग्रेटर है याद है क्लास में, उसकी जगह आप ये भी लिख सकते हैं x ग्रेटर देन y क्वेश्चन मार्क। कोलन सॉरी, ये पूरा वही पे आ जाएगा, प्रिंट एफ कर लेंगे y इज ग्रेटर। ठीक है, अब होगा क्या इस केस में, मेरे पास क्या बड़ा है x या y, तो ये कंडीशन ट्रू और ये फॉल्स। x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है, फॉल्स होगा सर, x छोटा है 3 से। फॉल्स हो रहा है। तो ये वाला पोर्शन ट्रू के लिए है और ये फॉल्स के लिए है, तो कौन सा पोर्शन रन करेगा, y इज ग्रेटर लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसकी जगह कहता हूँ x इज इक्वल 12, y इज इक्वल टू 3, तो फिर ट्रू हो रहा है, तो फिर ये वाली स्टेटमेंट रन करेगी। ठीक है, इसका प्रोग्राम बनाते हैं एक। देखिए मैं कंपैरिजन करता हूँ। ठीक है, x ये मेरे पास एक्सप्रेशन है x ग्रेटर देन y क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब ये कि अगर इसका जो भी आंसर आ रहा है अगर ट्रू है तो आप लिखें अदरवाइज कॉलन के बाद वाली चीज़ लिखें। ठीक है, रन करके देखते हैं। क्या लिखा हुआ है, y की वैल्यू यहाँ पे क्या थी, बड़ी थी। अब मैं x की वैल्यू बड़ी करके दिखाता हूँ। तो वही काम जो इफ एल्स में हमने करना था वो हमने एक लाइन में कर लिया। चलें एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, कंडीशन 2 के नाम पे एक नंबर मैंने एंटर किया है, मैं चेक करना चाहता हूँ ये ऑड है या इवन है। तो हम इफ स्टेटमेंट देते थे ना, अब मैं क्या कर दूंगा x मॉडुलस। याद है मैंने एक आपको चीज़ बताई थी कि इसका जो भी जवाब आएगा, अगर ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो इसका जवाब क्या आएगा, इवन तो है, लेकिन इसका इस ज़ीरो आएगा। इसका मतलब ये है कि ये अगर फॉल्स है तब हमारे पास इवन है, और अगर नॉन ज़ीरो वैल्यू है इसका मतलब है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे प्रिंट एफ। ये इसको बनाने की ज़रूरत तो आपको है नहीं, उसकी वजह ये कि मैं
वैसे भी वीडियो अपलोड करो, या आप मुझे या आप कह दें कि मैं इसको वो कर दूँ, वीडियो आप लोगों के लिए ना बनाओ, फिर आप अपने कैमरास लगा लें। ना तस्वीर नहीं सिर्फ। ठीक है, इधर हमारे पास आ जाएगा इवन और यहाँ पे आ जाएगा ऑड। ठीक है, अब ये एक्सप्रेशन को यूजुअली बेहतर ये होता है कि आप इसको ब्रैकेट्स में रखें ताकि पता चले ये एक कंप्लीट एक्सप्रेशन है। इसको रन करते हैं, नंबर 23 ऑड है। ठीक है, और मैंने दोबारा रन किया, लेट्स सपोज नंबर 44 इवन है। तो कंडीशनल ऑपरेटर की समझ आ गई? कोई है? दोबारा मैं एक्सप्लेन करूँ इसको अगर किसी को क्वेश्चन है इसमें। हाँ जी, चलें आगे चलते हैं। मतलब if else if की जगह हम हाँ, ये अगर आपके पास हाँ logical operator का एग्जैक्ट यूज़ कर सकते हैं। फिर इसको नेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन वो फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है चीज़ कि आपने उसको नेस्ट किया, क्योंकि इफ़ एल्स में तो एक स्ट्रक्चर आ जाता है, लेकिन अगर आप इसको इस तरह से नेस्ट करना शुरू कर देते हैं कि याद है हमने एक क्वेश्चन प्रोग्राम किया था कि नंबर पॉजिटिव भी हो और ऑड या इवन हो। यस सर, ठीक है, पॉजिटिव इवन और तो अगर आप उसको इसमें करेंगे तो आप कहेंगे x इज x मॉडुलस 2। पहली चीज़ तो ये आ गई। या हमने पहले उसको 0 से बड़ा और छोटा देखा था, तो चले हम उसी तरह करते हैं जिस तरह हमने वो प्रोग्राम बनाए थे। यहाँ पे मैं आपको उसका अल्टरनेटिव बता देता हूँ। हमने उसमें इस तरह किया था कि x की वैल्यू हमने स्कैन की थी। ठीक है, स्कैन एफ कराई थी, यूज़र से ले ली थी। फिर हमने कहा था, यहाँ पे मैं ज़रा इस छोटा करके लिखता हूँ कि x इज़ ग्रेटर देन 0। तो फिर इसके अंदर आप चेक करो कि इफ़ x मॉडुलस 2 अगर है तो फिर प्रिंट कर दो। ये मैं सिर्फ प्रिंट लिख रहा हूँ, लॉजिक हम बना रहे हैं। ठीक है, प्रिंट करो ऑड है, एल्स प्रिंट करो इवन। सिमिलरली हमने कहा था अगर ये 0 से, अच्छा ये हमने कहा था ये पॉजिटिव ऑड है और ये पॉजिटिव इवन है क्योंकि 0 से बड़ा है। और एल्स में यही चीज़ हमने पेस्ट कर दी थी और उसमें हमने कहा था कि अगर ये x मॉडुलस 2 का आंसर 0 आता है तो फिर प्रिंट कर दो नेगेटिव ऑड और एल्स प्रिंट नेगेटिव इवन। अब यही चीज़ हम ट्राई करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट में। तो x हमने स्कैन कर दिया, x को स्कैन किया, यूज़र से डेटा ले लिया। फिर हम कहते हैं अगर x 0 से बड़ा है तो क्या करो, फिर ये वाला पार्ट चलाओ। ठीक है, ये वाला पार्ट रन करो और एल्स ये वाला पार्ट रन करो। ये तो अंडरस्टूड है ना? अब चूंकि मैं इसके बाद ये भी चेक कर रहा हूँ कि ये वाली चीज़ तो मैंने कर ली है कि ये और ये वाला पोर्शन चले। अब ये वाला पोर्शन इसके अंदर एम्बेड करना है, तो ये फर्दर इसी का स्ट्रक्चर बन जाएगा कि अब बताओ, यहाँ पे चेक करो कि अगर x मॉडुलस 2 है तो उसको लिख दो यहाँ पे ऑड पॉजिटिव, वरना नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव इवन। इसी तरह यहाँ पे भी चेक करो कि x मॉडुलस 2 अगर है तो नेगेटिव ऑड और नेगेटिव इवन। तो आप इसको फर्दर फिर इसके अंदर भी नेस्ट कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत पर्सनली मुझे कोड करते वक्त ये चीज़ इसके मुकाबले में ये कॉम्प्लेक्स लगता है। अगर आपने इसको जितना डीप लेके जाना है, क्योंकि वो फिर समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप देखें यहाँ पे इसको अगर मैं प्रॉपरली मैं इस तरह से कोड में लिखूँ, इसी प्रोग्राम को मैं सेव एज कर लूँ कंडीशन 1 कंडीशन 3 और इसमें मैं नेस्टिंग शुरू कर दूँ, तो आप देखें पहली चीज़ हमने की कि 0 से बड़ा हो। ठीक है, और इधर हमने लिख दिया, इसके अंदर हमने फर्दर दूसरा लिखना है, नहीं इसमें हमने ये चीज़ लिखनी है कि 0 से बड़ा तो हो गया। अब ये पॉजिटिव को चेक करेंगे कि x मॉडुलस 2 अगर ये ठीक है, फिर इसके अंदर दूसरा मैंने इनपुट कर दिया कि प्रिंट f पॉजिटिव ऑड और
पॉजिटिव इवन, ठीक है। तो ये कब रन करेगा, ये वाला पार्ट, जब ये ट्रू होगा, ये ट्रू होगा तो यहाँ पे आएगा, फिर ये ट्रू होगा तो ये आ जाएगा, ये फॉल्स होगा तो ये आ जाएगा। सिमिलरली अगर ये फॉल्स है तो यही पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे दोबारा आ जाएगा, लेकिन फ़र्क क्या होगा कि उसमें प्लस की जगह नेगेटिव लिखा होगा, ठीक है। कि ऑड और इवन तो ये चेक कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमें ऑलरेडी पता चल चुका है कि यहाँ पे ये पोर्शन पॉजिटिव का है और ये नेगेटिव का है, तो इनके साथ सिर्फ इसके साथ नेगेटिव आ जाएगा, इसके साथ भी नेगेटिव आ जाएगा। इसको रन करें, कहता हूँ -23 नेगेटिव और, ठीक है। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। ये रिकॉर्डिंग में आपके पास आ गया, इसको देख सकते हैं आप। अच्छा जी, आगे चलते हैं। यहाँ पे इन एग्जांपल्स वगैरह को ज़रा पढ़ लीजिएगा कि क्या है, ठीक है। अच्छा, यहाँ समरी आ गई है, इसकी एक्सरसाइज हैं, ये आप लोगों ने समर्स में इन चैप्टर्स की, हाँ सॉरी विंटर्स में इनको कवर करना है। प्रोग्राम्स थोड़े देख लेते हैं क्या कहते हैं प्रोग्राम में। A number is entered through a keyboard। एक नंबर आप लेंगे, ठीक है, और नंबर क्या होगा, साल होगा। जैसे आपने कह दिया 1992, और फिर आपने चेक करना है कि क्या ये ईयर लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है, ठीक है। और इसमें आप कोशिश करें ये ऑपरेटर्स यूज़ करें। सिमिलरली ये इन प्रोग्राम्स को आप लोग देख लें, कोई इशू हो तो मुझे बताएं, फिर मैं आप लोगों को बना दूंगा। अगले चैप्टर पे चलें। हाँ, अगर इससे ज़्यादा टाइम मिला तो वो भी कर लेंगे। आपने लैंग्वेज सीखनी है या आपने पेपर पास करना है? हाँ, तो फिर ठीक है ना, लैंग्वेज सिखाना मेरा काम है, पेपर आप लोग ने पास करना है। दोनों काम तो मैं आपके लिए नहीं करूँगा ना। देखिए, प्रिपरेशन, आपकी लैंग्वेज इतनी अच्छी प्रिपरेशन होनी चाहिए कि आपको इस चीज़ से भी कंसर्न नहीं होना चाहिए कि पेपर कौन बनाता है और किस किताब से आता है और कहाँ से आता है। अगर आप एक बार कोडिंग सीख गए तो कोई भी चीज़ आपके सामने उससे रिलेटेड आएगी, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आप सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है ना। अच्छा जी, चैप्टर 5 लूप्स, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है प्रोग्रामिंग का। ये अभी तक जितना कुछ हम पढ़ रहे हैं, आप ये समझ लें कि आपने सिर्फ सी नहीं सीखी, आपने साथ ये सारी चीज़ें C++ की भी सीखनी है, यही सारी चीज़ें आपने जावा की भी सीखनी है, और यही सारी चीज़ें आपने जावा स्क्रिप्ट की भी सीखनी है। अच्छा, यही जो आपने इफ़ कंडीशन वगैरह देखा है, यही आपने सारा पाइथन का भी सीख लिया है। आपने यही सारा कुछ कॉटलिन का कर लिया। थोड़ा सा कॉटलिन में फ़र्क है, इस तरह से फ़र्क है कि यहाँ पे जैसे मैं कहता हूँ इंटीजर x, उस उधर हम कहते हैं कि वेरिएबल x की टाइप इंटीजर है, ठीक है। इस तरह का थोड़ा सा फ़र्क है। बाकी ये 4 लैंग्वेजेस जो हैं, ये 4, ये तो आप समझिए इसका ऑलमोस्ट सेम वो है। वैसे ही मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। जब लूप इस चीज़ को कहते हैं, देखिए ये जो हमारे पास एक पिक्चर होती है, जैसे हम कहते हैं ये आपके पास एक रस्सी है, इसको आप इस तरह करके रखते हैं, तो इसका मतलब हमने इसको एक लूप में रखा हुआ है। किस में रखा है? अब लूप क्या है, मैं आपको कहता हूँ, आपका नाम क्या है? सलमान। सलमान को मैं कहता हूँ कि आप मेरा तब तक वेट करें जब तक मैं क्लास में नहीं आता। जब मैं क्लास में आ जाऊँ फिर आप चले जाएं, ठीक है। अब आप लोगों की क्लास में ये आप लोगों को एज अ मॉनिटर खड़ा है और ये वेट कर रहा है, तो ये इसको मैंने एक किस में लगा दिया, एक लूप में लगा दिया। ये बार बार अपनी घड़ी चेक करेगा और घड़ी में देखेगा कि भाई लेट्स सपोज मैंने आपको कहा कि आप 12 बजे क्लास छोड़ के चले जाओ। अब 11 बजे का टाइम है, आप बार बार चेक करोगे कि अगर टाइम मेरे पास 12 हो गया तो मैं
चला जाऊं, एल्स मैं ना जाऊं। लेकिन ये इफ़ स्टेटमेंट जो है ये एक बार ये नहीं चेक करा, ये हर 5, 10, 15 मिनट बाद देख रहा है। तो ये एक काम रिपीटेडली कर रहा है। क्या कर रहा है? रिपीटेडली कर रहा है। या जैसे मैंने कहा कि मेरे आने तक आप यहाँ पे खड़े रहो, तो ये बार बार बाहर चेक कर रहा है कि अगर सर आ गए हैं, सर केम टू क्लास, तो फिर मैं चला जाऊँ, एल्स मैं वेट करूँगा सर का। लेकिन ये एक बार तो नहीं देख रहा, ये बार बार देख रहा है। तो ये जो बार बार देख रहा है, इस कॉन्सेप्ट को हम लूप कहते हैं। अब ये लूप भी और से देखें, लूप किसी कंडीशन पे बेस कर रहा है। किस पे बेस कर रहा है? कंडीशन। जब वो कंडीशन ट्रू होगी तब तक ये वेट करेगा, जी वो फॉल्स होगी ये वेट करना छोड़ देगा। देखिए मैंने इनको कहा कि जब तक मैं ना आऊँ, तो कंडीशन क्या है मेरे ना आने की। तो ये क्या करेगा? ये कहेगा कि वाइल सर इज नॉट हेयर आई विल स्टे। अब ये कंपाइलर बार बार चेक कर रहा है कि भाई सर क्लास में आए हैं या नहीं आए, और ये स्टे कर रहा है, और ये बार बार ये चीज़ चल रही है, ये लूप चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। जो ही मैं यहाँ पे आया, ये कंडीशन फॉल्स हुई और ये यहाँ से आगे चला गया और काम करने। तो अगर मैं आपको ये कहता हूँ लूप का फ़ायदा क्या है, लूप का फ़ायदा है कि अगर मैं आपको कहता हूँ 1 और 2 प्रिंट करो, तो आप कहेंगे प्रिंट F 1 और आसान है ना। Yes. ये टेबल्स में हम यूज़ करते हैं, जैसे कि 8 8 जा 64, जब वो 64 आएगा तो फिर वो ख़त्म। उस पे जाते हैं हम, मैं आपको समझाता हूँ। 2 नंबर मैंने आपको प्रिंट करने को कहा, तो ये बड़ा आसान है। मैंने 10 नंबर प्रिंट करने को कहा, फिर भी आसान है। मैं कहता हूँ 0 से लेके 10,000 तक स्क्रीन पे नंबर प्रिंट करो, तो फिर आप इसको कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट इतना बड़ा काम करेंगे। उसकी जगह हम यही काम कैसे कर सकते हैं कि हम लिखें इंटीजर x इज इक्वल टू 0 से 1000 तक हम जाएंगे, ठीक है। 0 वाइल जब तक x 1001 से छोटा है, मतलब 0 से लेके कहाँ तक, कब तक ये छोटा होगा? ये 1000 तक छोटा रहेगा। जब तक ये छोटा है, आप क्या करो, स्क्रीन पे प्रिंट कर दो %d और x की वैल्यू प्रिंट करो। इसका मतलब ये कि x की वैल्यू 0 है, इसने चेक किया कि x की वैल्यू 0 है, ये कंडीशन ट्रू हो गई क्योंकि 0 जो है 1001 से छोटा है, तो इसने x की वैल्यू प्रिंट कर दी। क्या प्रिंट किया? 0। फिर इसने चेक किया ये कंडीशन ट्रू है, फिर 0 लिखा, फिर 0 लिखा, और आप कंप्यूटर ऑन करके घर चले जाए, आप अगले दिन कल आएंगे तब भी ये 0 लिख रहा होगा, लूप में लगा हुआ है। इसको हम बोलते हैं कौन सा लूप? नहीं, इनफाइनाइट लूप। आप इसको इनफाइनाइट लूप, आप 6 महीने बाद वापस आए, बिजली ना गई हो तो ये 0 लिख रहा होगा, क्योंकि ये हम x की वैल्यू 0 है, ये वही काम रिपीट कर रहा है, लूप में लगा हुआ है, लगा हुआ है, लगा हुआ है। हाँ, इसकी वैल्यू मैं कहीं चेंज कर रहा हूँ, इसकी तो वैल्यू सेम है ना, प्रिंट हो रही है, फिर वैल्यू हुई। यहाँ बताने का मकसद ये है कि स्टूडेंट्स पेपर में इस तरह का या कंप्यूटर पे प्रोग्राम बनाते हैं और कहते हैं ये तो और कुछ प्रिंट नहीं कर रहा। वैल्यू किस चीज़ की प्रिंट हो रही है? x की। इस चीज़ को आपने समझना है कि वैल्यू x की प्रिंट हो रही है और x जो है 0 है। इसका मतलब x की वैल्यू बढ़नी चाहिए, तो मैं यहाँ पे कहूँगा x इज इक्वल टू x प्लस 1। इसका मतलब ये है कि प्रोग्राम जब शुरू होगा फर्स्ट टाइम, x की वैल्यू क्या होगी? 0। x की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, x की वैल्यू है 0। मैंने कह दिया ये कंडीशन ट्रू है क्योंकि 0 इससे छोटा है, प्रिंट कर दो x। नीचे आए x की वैल्यू में x की जो पुरानी वैल्यू थी उसमें 1 ऐड कर दो, तो अब इसकी वैल्यू क्या हो गई? 1। तो इसकी वैल्यू यहाँ 1 हो गई। क्या 1 1001 से छोटा है? हाँ छोटा है, तो 1 भी प्रिंट कर दो, फिर ये 2 हो जाएगी, फिर 3 हो जाएगी। ये कब तक प्रिंट कर रहा होगा? 1000 जब इसकी वैल्यू होगी यहाँ पे
तो 1000 जब ये प्रिंट करेगा उसके बाद यहाँ पे आएगा 1000 में हम 1 ऐड कर लेंगे तो ये बन जाएगा 1001। क्या 1001 से छोटा है? नहीं छोटा, बराबर है। तो एक कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। और ये इस पूरे वाइल की जो ब्रैकेट है, ये दो आप देख रहे हैं, इन ब्रैकेट को स्किप करके आगे चला जाएगा। समझ आ रही है? चलें इसको यहाँ देखते हैं कोड करके। x की वैल्यू क्या है? 0। ठीक है। वाइल, अब चूंकि स्क्रीन पे बहुत ज़्यादा आते हैं, मैं 10 तक लिख के आपको दिखाता हूँ। x इज़ लेस देन 11। ठीक है, मैंने ब्रैकेट्स डाल दी, बल्कि इसको अगर आप इस तरह करते हैं तो आपको आसानी होगी। प्रिंट f %t कॉमा हैंड ऑफ सॉरी x। ठीक है, और x इज इक्वल टू x प्लस 1। मुझे अभी इसके ऊपर हम ये चीज़ भी देखते हैं, ये x इज इक्वल टू x प्लस 1 को आसान तरीके से हम कैसे लिख सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल क्या लिखे? 0 से लेके 10 तक। बेहतर क्या होगा, मैं कहूँ हर बार नंबर को एक नई लाइन पे लिखना शुरू करो। ठीक है, समझ आ रही है? यस सर। समझ। अगर मैं आपको कहता हूँ हर इवन नंबर प्रिंट करो, इवन नंबर, तो एक हाँ, इसको आप ये भी कर सकते हो, तो आपको इवन नंबर प्रिंट करके देगा। तो अगर आपको कोई कहता है कि 1 से लेके 1000 तक तमाम इवन नंबर लिखो, कितना आसान हो गया है। आपने सिर्फ यहाँ पे कह दिया 1001 तक रन करो। तो वही काम जो हम मल्टीपल लाइंस में लिखते हैं, इस कोडिंग ने हमें आसान कर दिया है। मैं आपको कहता हूँ कि मुझे यूज़र से नंबर लो और उस नंबर का टेबल प्रिंट करके दो। तो मैं इस तरह से करके दे रहा हूँ, आप लोगों ने स्कैन F करके फिर नंबर लेने हैं। ठीक है, लेट सपोज मैं 2 का टेबल प्रिंट करता हूँ, तो मैं इधर लिखूँगा, नई लाइन पे लिखो 2, बेसिकली क्या होगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 इक्वल टू, सॉरी हाँ, इसको ज़रा समझ लें। टेबल का प्रोग्राम हम कैसे करेंगे? एक मेरे पास वो नंबर होगा जिसका हम टेबल प्रिंट कर रहे हैं, एक नंबर होगा जिसका हम टेबल प्रिंट कर रहे हैं। एक मेरे पास होगा काउंटर क्या होगा? देखिए, हमेशा प्रोग्राम बनाते वक्त ये देखें कि इसके अंदर एक पैटर्न होता है। प्रोग्राम बनाते वक्त एक पैटर्न को हम फॉलो करते हैं। अगर मैं लिखता हूँ कि स्क्रीन पे लिखा हुआ आए 2 1s are 2, 2 2s are, अब और से देखें, इसका मतलब है ये जो है हमारे पास वो नंबर है। क्या है? नंबर। ये नंबर है। एक मिनट, इसमें एक मसला आता है। ये हमारे पास नंबर वेरिएबल है। ठीक है, और ये मेरे पास एक चीज़ है जो कि इंक्रीज हो रही है, जिसको मैं काउंटर या काउंट कह सकता हूँ। और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन जब होगी तो मेरे पास यहाँ पे आंसर आएगा। तो अगर मैं लिखता हूँ नंबर इज इक्वल टू 2, काउंटर इज इक्वल टू 0, तो मैं कह सकता हूँ कि जब तक मैं इसको किधर तक प्रिंट करूँगा, काउंटर को 10 तक, जब तक काउंटर, बल्कि इसको हम 1 से स्टार्ट करते हैं, काउंटर 11 से छोटा है तब तक क्या लिखो, स्क्रीन पे लिखो प्रिंट। तो यहाँ पे हम वो चीज़ लिखेंगे कि पहले नंबर लिखा हुआ है, फिर मल्टीप्लाइड बाय काउंटर आए, फिर इक्वल टू नंबर इनटू काउंटर का कम्बिनेशन लिखी हुई है, और फिर उसके बाद आप कह दें काउंटर +1 हो। तो ये लूप जो है ये आपका जब चलेगा तो आपको टेबल प्रिंट करके देगा। देख लेते हैं, तो मैं कर देता हूँ उसी तरह नम, इसको मैं कह देता हूँ काउंट <11। अब मैं चाह रहा हूँ कि हर लाइन पे लिखा हुआ है
2, तो 2 मेरे पास किस में, नम में, तो मैं कहता हूँ पहला वेरिएबल मेरे पास आ जाता है नम। तो लिखा 2, फिर मल्टीप्लाई का मैं स्क्रीन पे निशान दिखाना चाह रहा हूँ x, स्क्रीन पे मैं कौन सा निशान दिखाना चाह रहा हूँ, x, स्मॉल x दिखा देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद काउंटर आ जाएगा, तो काउंटर मेरे पास दूसरा वेरिएबल है काउंट, और फिर लिखा हुआ आ जाएगा इक्वल का निशान, और फिर एक और नंबर आ जाएगा। वो नंबर क्या होगा, वो एक एक्सप्रेशन होगी इस तरह से, नम मल्टीप्लाई बाय काउंट। तो ये आ जाएगा हमारे पास, सारे 1 से मल्टीप्लाई होंगे, तो इसका मतलब ये कि मुझे काउंट को बढ़ाना चाहिए कि काउंट हर बार एक स्टेप आगे जाए, ठीक है। इसको रन करते हैं, देखते हैं क्या आपको दिखाता है। अच्छा, क्या मैंने गलती की है, नहीं सेमीकोलन नहीं है, मैंने x है ही नहीं, काउंट लिखते हैं, ठीक है। हाँ जी, यहाँ पे मैंने क्या मिस्टेक की है, हाँ नम लिखा है, नम होना चाहिए, ठीक है। आ गया टेबल, ठीक है। तो ये %d x %d इक्वल टू %d, उसको मैंने इस तरह किया। तो अब आप कोई भी दुनिया का टेबल 122 का टेबल आपको प्रिंट करने को कोई कहे तो आप प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यूज़र से आपने लेना क्या है कि एंटर अ नंबर, एंटर अ नंबर, वो नंबर आप यूज़र से लें और उसको इस तरह लूप में प्रिंट करें। क्लियर है? काउंटर की आपको समझ नहीं है, चलें। ये एक सिंपल हम सिचुएशन लेते हैं। देखिए, इस लूप को मैंने किसी चीज़ पे ब्रेक करना है, वो लूप किस नंबर पे ब्रेक होगा, किस कंडीशन पे ब्रेक होगा। मैं चाह रहा हूँ 10 तक, 1 से लेके 10 तक नंबर मल्टीप्लाई हो, तो वो नंबर कौन सा नंबर है, वो काउंट है। काउंट मल्टीप्लाई, जैसे मैं कहता हूँ 122 का टेबल है, तो 122 1s आर, 2s आर, 3s आर, तो वो 10 टाइम मैं कर रहा हूँ। ये काउंट को मैंने कंडीशन में इसलिए रखा है ताकि वो हर बार बढ़ता जाए, 1 से 2 हो जाए, 2 से 3, लेकिन जब तक वो 11 नहीं हुआ, जो ही वो 11 होगा तो इस सब को स्किप करके बाहर चला जाएगा। तो ये वो उस कंडीशन को ट्रिगर करने की चीज़ है कि इसके थ्रू मैं कर रहा हूँ। अगर मैं इसको छोड़ दूँ तो इनफाइनाइट लूप लग जाएगा। इनफाइनाइट लूप कैसे होगा, वो इसकी वैल्यू हमेशा के लिए 1 होगी, तो बस वो 122 1s आर, 122 1s आर। एग्जैक्टली ट्राई किया हुआ है ना। ये देखें, ये मैं रन करूंगा, ये इनफाइनाइट रन होना शुरू हो जाएगा। बस ये शुरू हो गया, ये देखें। सर उसको तो हम ट्रू भी कर सकते हैं ना, वाइल तो ट्रू किया है ना इधर, क्योंकि हमने 11 डाल दिए। आपका कहने का मतलब है ये, तो ये चीज़ें ज़रा सा सफ़र कर लें, ठीक है। बाकी क्लास में ऐसे स्टूडेंट्स बैठे होंगे जिनके बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो लेकिन ये इसका, इस कंडीशन का वही कॉन्सेप्ट है कि इसके अंदर अगर आपने कोई नंबर डाल दिया, नॉन ज़ीरो नंबर, तो ये ट्रू होगा। जी वो नॉन ज़ीरो नंबर वो होगा 0 हो जाएगा। देखें, चलें इसको हम ट्राई करते हैं, ठीक है। ट्राई करते हैं लूप 3 के नाम पे, इसको सेव करते हैं और हम एक्सपेरिमेंट करते हैं कि अगर यहाँ पे हमारे पास एक नंबर है काउंट, ठीक है। सिंपल प्रोग्राम बनाता हूँ और मैं प्रिंट भी करता हूँ एक सिंपल सी चीज़ कि काउंट की वैल्यू प्रिंट करो। तो ये क्या कर रहा है, बेसिकली क्या प्रिंट करेगा। चलें शाबाश, मुझे बताएं, प्रोग्राम को देखें, मुझे बताएं क्या करेगा। 1 2 3 4 10 तक लिखेगा। क्लियर है? अगर मैं ये कहूँ कि काउंट की वैल्यू 10 हो और जब तक वो 0 से बड़ा है तब तक काउंट को प्रिंट करो और हर बार काउंट की वैल्यू 1 माइनस करो। अब क्या करेगा ये? हाँ जी, पहले इसकी वैल्यू क्या है? एक मिनट, इसकी वैल्यू है 10। पहली चीज़ 10 हो जाएगी, फिर ये 9 हो जाएगा, करते करते जो ही इसकी वैल्यू 0 होगी इससे बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ पे एक लॉजिक समझें, इसी कोड को मैं
एज अ सी प्रोग्रामर जब लिखूंगा, एक नॉर्मल प्रोग्रामर तो इस तरह से लिखेगा, एज अ सी प्रोग्रामर अगर मैं ये भी लिखता हूँ तब भी काम करेगा। ये नॉन ज़ीरो वैल्यू है, ये चलता जाएगा, जो इसकी वैल्यू ज़ीरो होगी तो ज़ीरो का मतलब क्या है, ज़ीरो का मतलब मैंने आपको क्या बताया, फॉल्स। तो ये कंडीशन, ये इसको फॉल्स देगा। तो कहीं किताब में इस तरह की चीज़ या नेट पे लिखी हो तो आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। इसको लिखने का एग्जैक्टली ये है, ये कंडीशन और खाली ये कर देना सेम है। तो अब देखें फ़र्क क्या है, इसमें आके इसने इसकी वैल्यू देखी और कहा ये ट्रू है या फॉल्स है, और इसमें इसने इसकी वैल्यू देखी, उसको कंपेयर किया, दो ऑपरेशन हुए, फिर उसने कहा कि ट्रू है फॉल्स है। तो वहाँ पे हमने स्टेटमेंट्स कम कर दी थी। तो ये हमारे पास कहलाता है लूप। अच्छा, ये चैप्टर देखते हैं। इसमें देखें हमारे पास C++ में टोटल 3 किस्म के लूप्स होते हैं, यहाँ पे इन्होंने बताए हुए हैं। अभी हमने सिर्फ इसमें वाइल लूप पढ़ा है, ठीक है, फिर डू वाइल और फॉर लूप भी पढ़ेंगे। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि भाई वाइल स्टेटमेंट के अंदर वाइल लूप तब चलता है जब ये स्टेटमेंट ट्रू हो। ये बिल्कुल इस तरह जैसे आप किसी बिल्डिंग में जा रहे हैं और बिल्डिंग में जाने के लिए गेट पे एक गार्ड खड़ा है। अगर आपके पास आईडी है तो आपको वो गेट से छोड़ देगा, अदरवाइज आपको इसको स्किप करना पड़ेगा। इसी तरह ये वाइल ट्रू है तो आप इसकी जो स्कोप में इंस्ट्रक्शंस हैं उनको आप रन कर सकते हैं, अदरवाइज आपको स्किप करना होगा। तो चूंकि बिल्कुल इसके स्टार्ट में हम ये टेस्ट कर रहे हैं कि ये कंडीशन ट्रू है या फॉल है, स्टार्ट में कर रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं ये हमारे पास प्री टेस्ट लूप है। कौन सा लूप है? प्री टेस्ट। वाइल हम पढ़ेंगे ये पोस्ट टेस्ट लूप होते हैं। इन दोनों में फ़र्क ये होता है कि ये प्री टेस्ट होता है, इसके स्टार्ट में टेस्टिंग होती है और इसके एंड में टेस्टिंग होती है। इसको हम कहते हैं पोस्ट टेस्ट। ये आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने प्रैक्टिकली तो देख लिया, यहाँ पे उन्होंने उसके फ्लो चार्ट बताए हुए कि भाई आपके पास प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, वेरिएबल कि उसने एक वैल्यू दी, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो एग्जिट कर लो, वरना ये सारे स्टेप्स चलाओ, ठीक है। यस। तो ये तब तक चलता रहेगा जब तक ये स्टेटमेंट्स होंगी। अच्छा, ये सीसी का प्रोग्राम इन्होंने बनाया है, इसको देख लीजिएगा। अच्छा, ये जो आप पेपर वाला बता रहे थे A0 A1, अच्छा, ये टिप्स एंड ट्रैप्स जो हैं कि भाई ये वो चीज़ें जिनकी वजह से आपका जो लूप है उसके अंदर कोई इश्यूज आ सकते हैं। द स्टेटमेंट्स विद इन द लूप वुड कीप गेटिंग एग्जीक्यूटेड टिल द कंडीशन बीइंग टेस्टेड रिमेन्स ट्रू। मैंने आपको बताया था ना, स्टार्ट मैंने जान के इसलिए किया था कि मैं उसकी कंडीशन को फॉल्स होने ही नहीं दे रहा था, काउंट को चेंज नहीं कर रहा था कि वो इनफाइनाइटली चले। तो इसके अंदर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने इसकी कंडीशन को कंट्रोल करते हैं। व्हेन द कंडीशन बिकम्स फॉल्स द कंट्रोल पासेस टू द फर्स्ट स्टेटमेंट दैट फॉलोज। मतलब लूप के बाद आपके पास जो फर्स्ट स्टेटमेंट होती है उसके ऊपर चला जाता है, ठीक है। इस बात का मतलब है इन प्लेस ऑफ कंडीशंस देयर कैन बी एनी अदर वैलिड एक्सप्रेशन। ये भी मैं आपको समझा चुका हूँ, कोई ऐसी एक्सप्रेशन जिसका जवाब ज़ीरो और नॉन ज़ीरो में आता हो तो वो भी बीच में यूज़ हो सकती है। द कंडीशन बीइंग टेस्टेड में यूज़ रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर्स। इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि ये कंडीशन एंड ये कंडीशन ट्रू हो तब ये रन करें, तो इसमें वो आप एंड और भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको आप लोग पढ़ लीजिएगा। या आपके पास फ्लोट की कंडीशन भी आ सकती है, कोई भी कंडीशन कोई भी हो सकती है, ठीक है, जिसके अंदर आप किसी टाइप का भी वेरिएबल डाल सकते हैं। अच्छा, इधर आपको मैं एक चीज़ बताना चाह रहा था कि हमारे पास एक सिचुएशन है। अगर मैं ये कहता हूँ इंटीजर x इज इक्वल टू 0, x इज, और मैं कहता हूँ प्रिंट कर दो %d, और इधर मैं एक्सप्रेशन लिखता हूँ x + 1। आप लोग इस तरह ना
मुझे क्या प्रिंट करके देगा? ये मुझे x की वैल्यू 1 करके प्रिंट करके देगा, ठीक है, लेकिन x की वैल्यू एक्चुअली 1 नहीं हुई। इस चीज़ को समझें। अगर मैं यहाँ पे ये कहता हूँ, पहले इसको समझें, अगर मैं प्रिंट करता हूँ यहाँ पे x प्लस 1, तो x प्लस 1 का मतलब क्या है कि x के अंदर 1 ऐड करो, लेकिन प्रिंट ये क्या कर रहा है ज़रा गौर से देखें। x की वैल्यू क्या है? 0। प्रिंट इसको क्या करना चाहिए अब? 1। चलें देखते हैं, ये सेमीकोलन डाल देते हैं। क्या इसे प्रिंट किया? 0 प्रिंट किया। 0 क्यों प्रिंट किया? प्लस कोई है नहीं उधर, x इज इक्वल टू 0। और से देखें, यहाँ पे मेरे पास है x इज इक्वल टू 0। x के अंदर क्या आ गया? मैंने कह दिया x प्लस 1 कि 0 में 1 ऐड कर लो 1, लेकिन मैं उसके साथ ये नहीं कह रहा कि ऐड करके x में स्टोर करो। तो x की वैल्यू तो 0 है, जब मैं प्रिंट करता हूँ तो मुझे 0 प्रिंट करके दे रहा है, तो मुझे यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज करने के बाद असाइन करना ज़रूरी है, इसीलिए असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। ये वो छोटी चीज़ें हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट मिस्टेक कर होता है कि मैं तो x की वैल्यू चेंज करूँ लेकिन चेंज नहीं हो रही। इस बात की समझ आ गई? समझ आई? अब अगर मैं ये कहता हूँ कि x की वैल्यू चेंज करो, तो इसको दो तरह से लिखा जा सकता है। एक, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू x प्लस 1। इसी चीज़ को मैं कमेंट कर देता हूँ और मैं बताता हूँ कि इसको हम और कैसे लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं x प्लस प्लस। इसका मतलब है x की वैल्यू 1 टाइम इंक्रीमेंट करो और फिर x के अंदर सेव कर लो। अब अगर मैं इसको प्रिंट करूँगा तो ये मुझे प्रिंट करके देगा 1। अब अगर मैं यही वैल्यू इसको ख़त्म करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ कि x की वैल्यू को 1 इंक्रीज करो और x में स्टोर कर लो, तो ये मुझे क्या प्रिंट करके देगा? हाँ जी, क्या प्रिंट करके देगा? समझ आ रही है? चलिए देखते हैं क्या प्रिंट करके देता है। क्या प्रिंट करके दे रहा है? लेकिन अगर मैं अगली लाइन में दोबारा इस x को प्रिंट करता हूं, ठीक है, नेक्स्ट लाइन पे खाली x को, कि x की वैल्यू मुझे दो नेक्स्ट लाइन पे, तो पहली लाइन में इसकी वैल्यू क्या है और प्रिंट f, मैंने क्या मिस्टेक किया, ये निकाल लेते हैं। अगली लाइन में उसकी वैल्यू, तो इसने पहले क्यों नहीं किया? देखें, ये मैं थोड़ा समझाता हूँ। एक को पोस्ट इंक्रीमेंट कहते हैं, एक को प्री। x प्लस प्लस का मतलब ये है कि x की वैल्यू जिस एक्सप्रेशन में आ रही है उसमें पहले इस्तेमाल कर लो, यूज़ कर लो, उसके बाद इसकी वैल्यू इंक्रीज कर लो। तो जब हम प्रिंट कर रहे थे तो उसने क्या किया? x प्लस प्लस में उसने x की जो 0 वैल्यू थी पहले वो प्रिंट कर दी, उसके बाद उसको 1 किया। अगर मैं चाहता हूँ पहले इंक्रीज हो फिर इस्तेमाल हो, तो मैं लिखूंगा प्लस प्लस x। अब समझ आ रही है? तो अब अगर मैं इसी प्रोग्राम को इस तरह से लिखता हूँ कि इस x को प्लस प्लस x कर दूं यहाँ पे, तो अब दोनों केसेस में 1 प्रिंट होगा। समझ आ रही है? इसी तरह अगर आपने कम करना है तो उसको माइनस माइनस लिख लें, पहले माइनस लिखना है बाद में माइनस लिख लें, तो दोनों चीज़ें सेम है। तो इसको हम कहते हैं प्लस प्लस एक्स या माइनस माइनस एक्स। ये हमारे पास प्री इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर है और ये हमारे पास पोस्ट इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। तो ये जो वाइल लूप होता है इसको आमतौर पे हम इस तरह से फिर लिखते हैं। वाइल लूप के अंदर अगर मैं 1 से 10 तक नंबर्स लिख रहा हूँ तो उसको लोग इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, या इसको एक ही लाइन में भी आप कर सकते हैं कि प्रिंट करो और उसकी वैल्यू बढ़ाते जाओ।
अब वही लूप जो 2-3 लाइंस में चल रहा था वो मेरे पास एक लाइन में काम करेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ये हमारे पास लूप्स हमने देखे। अच्छा, एक मैंने आपको बात बताई थी कि ये इंट का मैंने आपको बताना था। देखिए, ये प्रोग्राम्स तो मैं यहाँ पे आपको चला के दे रहा हूँ। ये जब मैं इसको कंपाइल करता हूँ तो मेरे पास हार्ड डिस्क में ये प्रोग्राम्स पड़े कहाँ पे हैं? ये मेरे पास कोड में सी के फोल्डर में पड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ आप अगर गौर से देखें तो कंडीशन 1 की फाइल है और उसके साथ एप्लीकेशन, ये एक्जी फाइल कहलाती है। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ से डबल क्लिक करूँगा तो ये रन होके शायद बंद ही हो जाए, इतनी स्पीड में चलता है, रन होके बंद हो जाता है। तो मैं ऐसे करता हूँ, इसी फोल्डर में जहाँ पे मेरा प्रोग्राम पड़ा है वहाँ पे राइट क्लिक करें और ओपन इन टर्मिनल करें तो आप डायरेक्ट इस फोल्डर में आ जाएंगे। आपको कोई सीडी लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, आप डायरेक्ट उस फोल्डर में आ जाएंगे। इसमें ये फाइल सारी की सारी पड़ी हैं जो हमने बनाई थी, ये लेक्चर्स, CPP और एक्जी। ठीक है, इसमें जो अभी हमने ये प्रोग्राम बनाया है अभी इसका नाम क्या है? लूप। तो इसकी एक्जी फाइल का नाम भी लूप 3 होगा। तो आप देखें यहाँ पे लूप 3 और उसके साथ एक्जी फाइल है। इस एक्जी फाइल को मैं इस तरह रन करता हूँ, लूप 3। तो ये ऑटोमेटिकली इसका मतलब है एक्जी फाइल, क्योंकि CPP फाइल रन नहीं करता कंप्यूटर। ये मशीन लैंग्वेज जिसमें देखेगा जो सी एक्जी फाइल है इस नाम की, उसको रन करेगा। रन किया, ये मेरे कंपाइलर, इसमें बेसिकली मैंने इसके अंदर कंपाइलर चेंज किया हुआ है। चलें मैं .exe करते हैं, नहीं ये कंपाइलर मेरा इसको रन नहीं कर रहा। बेसिकली ये हमारे पास डॉस एनवायरनमेंट है। ठीक है, इसको हम इस तरह से करके देखते हैं, लूप exe, ये लूप 1 हो गया। ठीक है, लूप 3 अब काम करेगा, काम कर रहे हैं। बेसिकली ये मैं रन कर रहा हूँ डॉस में। डॉस को ये रिटर्न करके देता है 0 या 1। डॉस को ये रिटर्न करके देता है 0 या 1। अगर 0 रिटर्न होता है तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ये समझ रहा होता है कि ये प्रोग्राम, पीछे बातें ना करें प्लीज़, ये एज्यूम करता है डॉस कि ये प्रोग्राम सक्सेसफुली ख़त्म हुआ है, इसके बीच में कोई एरर नहीं आया। यूजुअली ये होता है सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए। अगर हम आप देखें तो हमारे पास जो ये कंपाइलर है, ये कितने बिट कंपाइलर है? 32। जो टर्बो सी होती थी वो 16 बिट कंपाइलर था। तो 16 बिट कंपाइलर में और 32 बिट कंपाइलर के अंदर ये इशू है कि इसके अंदर आप वॉइड मेन भी लिख सकते थे, लेकिन 32 बिट के अंदर आप वॉइड मेन लिखेंगे तो आपको एरर होगा। वो कहता है कि आपने खामखा कोई वैल्यू रिटर्न करनी है। अब C++ मैंने आपको बताया था कि आपका बेसिकली कंप्यूटर जो होता है इसकी लेयर्स इस तरह से होती हैं, इसको हम बोलते हैं हार्डवेयर। क्या बोलते हैं? हार्डवेयर। अब हार्डवेयर को रन करने के लिए हमें चाहिए होता है एक सॉफ्टवेयर जिसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि आपका विंडोज़ हो गया या लिनक्स हो गया। ठीक है, जब ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सामने आता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको एक इंटरफेस दे रहा है। जैसे ये मेरे पास एक इंटरफेस है, इसके थ्रू मैं अपने हार्डवेयर को या अपने सॉफ्टवेयर्स को हार्ड डिस्क में से रन कर सक रहा हूँ या मैं हार्ड डिस्क को एक्सेस कर रहा हूँ। ठीक है, ये यूज़र को बेसिकली एक्सेस देता है। जो भी यूज़र होता है आपका, उसको एक एक्सेस मिल रहा होता है कि मैं इस हार्डवेयर को किस तरह से आके कंट्रोल करूं। तो वो बेसिकली यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में कमांड देता है और ऑपरेटिंग सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है कि किस तरह से उसको 0-1 करके इन सर्किट्स को मैं यूज़ करूं और आपको काम करके दूं। जब हम C++ यूज़ करते हैं तो हम ऑपरेटिंग सिस्टम में ही कमांड देते हैं। जैसे मैंने अभी रन किया प्रोग्राम, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, हार्ड ड्राइव में से इस प्रोग्राम को लोड करता है, मेमोरी में आपका प्रोग्राम आके रन होता है। ये जो भी C++ का लूप 3 प्रोग्राम था, और ये ऑपरेटिंग सिस्टम इसको चला रहा होता है। अगर ये सक्सेसफुली रन हो गया तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसको, ये ऑपरेटिंग सिस्टम को 0 रिटर्न करके देता है, अदरवाइज नॉन ज़ीरो नंबर रिटर्न करके देता है। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम चूंकि हार्डवेयर को यूज़ कर रहा है और हमारी C लैंग्वेज जो है उसके थ्रू हम हार्डवेयर के प्रोग्राम्स भी बना सकते हैं, या दूसरे अल्फाज में विंडोज़ जो बनी हुई है या डॉस बनी है, इसके अंदर जो स्पेसिफिक वो प्रोग्राम जैसे dir का कमांड हो गई या cd की कमांड हो गई या कॉपी की कमांड होगी, जो ऑपरेटिंग सिस्टम की कमांड्स हैं,
ये जब आप बनाते हैं तो ये डायरेक्ट हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट कर रही होती हैं। इसके अंदर जो प्रोग्राम होते हैं इनको हम बोलते हैं सिस्टम प्रोग्राम्स। कौन से प्रोग्राम? ये जो हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं ये हम बना रहे हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग, कंसोल एप्लीकेशन प्रोग्राम। हम छोटे छोटे एप्लीकेशंस बना रहे हैं ना कि नंबर 10 तक प्रिंट करो, 2 का टेबल दो। लेकिन अगर ऐसा प्रोग्राम आप बनाएं जो कि आपके कंप्यूटर से फाइल को पकड़ के दूसरी फोल्डर में कॉपी कर रहा है या उसको डिलीट कर रहा है या आपकी यूएसबी में कोई डेटा भेजा, ये सिस्टम प्रोग्राम्स हैं। अब जब ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आप सिस्टम प्रोग्राम बनाते हैं तो अगर आपने लेट सपोज यूएसबी एक्सेस की और यूएसबी किसी ने लगाई नहीं है तो वो उसको रिटर्न 0 नहीं करके देगा, उसको कोई नॉन ज़ीरो वैल्यू 1 2 3 कोई ऐसा नंबर रिटर्न करके देगा। फिर ये इस कोड के अंदर लिखा हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम में होगा कि अगर आपके पास 1 रिटर्न हुआ है तो मैं ये मैसेज दूँ, 2 रिटर्न हुए तो ये करूँ। तो बेसिकली ये ऑपरेटिंग सिस्टम को आपका जो सॉफ्टवेयर होता है वो रिटर्न करके दे रहा होता है कोई नंबर। तो 0 जो हम कहते हैं ना इंट रिटर्न करो, तो इंट का मतलब ये होता है कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम ने मेन को कॉल किया है कि भाई मेन के अंदर जो लिखा है उसको आप रन करो और अगर ये ठीक काम कर रहा है तो मुझे 0 रिटर्न कर दो। समझ आइए? तो इसीलिए ये हम लोग इस तरह से लिखते हैं। ये 1-2 चैप्टर्स और कवर करेंगे जब फंक्शंस, फिर आपको और भी ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है? एनी क्वेश्चंस? काफ़ी आज के लिए? यस सर।